हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल जीएस विद शालिनी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को, यानी कि भाग 4 को। और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी की सीरीज को, यानी कि हम पॉलिटी को बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, पीसीएस या फिर रेलवे या पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देख कर जाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में लिखा गया है संविधान के? तो ये भाग 4 में लिखा गया है। अच्छा, डीपीएसपी में कितने से लेकर कितने अनुच्छेद हैं? तो ये 36 से लेकर 51 तक इसमें अनुच्छेद को लिखा गया है। अगला देख लेते हैं, पालन, मतलब पालन क्यों किया जाता है डीपीएसपी का, कब किया जाता है? तो नीति निर्माण, यानी जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है किसी भी वर्ग के, कहता है कि हम ध्यान रखेंगे महिला वर्ग का, बच्चों का और पिछड़े वर्गों का, उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज का निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 36 में लिखी हुई है राज्य की परिभाषा। अच्छा, इसके जो पिछला वीडियो है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है मौलिक अधिकार, तो उसमें मैं राज्य की परिभाषा ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी देखिए और वहां पर राज्य की परिभाषा भी देखिए। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि संसद के लोग शामिल होंगे और विधानमंडल, यानी कि जो भी सत्ता के दल होंगे, जो भी सरकारी नियमों का पालन करते होंगे या जो भी सरकार से संबंधित होंगे, उन सभी लोगों को राज्य की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, इसी को सॉरी, जो भी सत्ता दल में शामिल होंगे, मतलब स्थानीय जो प्रशासन होते हैं, जो स्थानीय प्रशासन जैसे प्रधान वगैरह होते हैं, तो वो भी तो सरकार का हिस्सा ही है ना, वो भी तो रेगुलेट कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं, तो वो लोग भी हिस्सा होते हैं। ऐसे ही सत्ता में कोई भी जो उसमें शामिल हो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी नॉन एनफोर्सिएबल है, यानी कि डीपीएसपी के तहत यदि आपको कोई लाभ सरकार नहीं देती है, कोई आपको सब्सिडी नहीं देती है, तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मुझे सरकार ने राशन नहीं दिया, मेरे लिए सरकार कोई कल्याणकारी योजना लेकर नहीं आई, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जैसे कि आप मौलिक अधिकारों के लिए तुरंत जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। आर्टिकल 39 महिला पुरुष। अच्छा, मैं इनको क्यों बहुत ज्यादा नहीं समझा रही, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत क्लियर कट मैंने क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आसान भाषा में लिखने की मैंने कोशिश करी है। मैंने ये प्रयास किया है कि किताबी लैंग्वेज को ना उठाते हुए मैं उसको थोड़ा अपने शब्दों में भी लिखूं, जिससे कि भाषा को समझना आसान हो जाए ना। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है। महिला पुरुष आजीविका को पर्याप्त, यानी कि महिला हो या पुरुष हो, आर्टिकल 39 कहता है महिला हो या पुरुष हो, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उनको मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई महिला हो तो उसको कम आंका जाए, है ना। आर्टिकल 40 ज्यादातर लोगों को पता होता है कि पंचायतों का गठन इसमें किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 41 कहता है रोजगार का अधिकार, बीमार, वृद्ध, विकलांग को सहायता दी जाएगी, यानी रोजगार को अधिकार दिया जाएगा। जो बीमार है उसके लिए सरकारी अस्पताल खुला हुआ है, वहां जाके दवाई ले सकता है। जो बूढ़ा है, वृद्ध है, उसके लिए वृद्धा पेंशन की सुविधा दी जाएगी। जो विकलांग है उसको अन्य तरह की सहायता दी जाती है, जैसे पेंशन वगैरह हो गई, या फिर और भी जो भी सहायता हो सकती है वो दिया जाता है सरकार द्वारा। आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, यानी कि आप जब काम करने जा रहे हैं तो वहां पर प्रॉपर एक फैन होना चाहिए काम करने के लिए, न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। वहां पर ऐसा ना हो कि आप गर्मी में काम कर रहे हैं या फिर आप ठंड में काम कर रहे हैं और काम के लिए आपसे बस काम कराया जा रहा है, आपकी मानवीय गरिमा का, मानवीय आवश्यकताओं को कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए नागरिकों के लिए। ठीक है। आर्टिकल 43 कहता है निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप पूरा दिन काम कर रहे हो और आपको मजदूरी मिले 100 रुपए, जबकि 100 रुपए में आज के समय में कुछ नहीं आता है ना। तो इसकी बात कर रहा है कि निर्वाह लायक मजदूरी होनी चाहिए जिसमें आपकी रोजी रोटी कम से कम चल सके। आर्टिकल 43A कहता है उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी होगी, यानी कि भूमिका होगी, है ना। आर्टिकल 43B कहता है सहकारी संस्थाओं की उन्नति का प्रयास किया जाएगा, यानी जो भी सहकारी संस्थाएं हैं उनको ग्रोथ करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा सरकार द्वारा, है ना। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। आर्टिकल 45 अंडर एज 6, यानी कि जो भी छोटे बच्चे हैं, 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको देख रेख और शिक्षा की
उनकी देखरेख की जाएगी और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि आंगनबाड़ी में रखी जाती है ना। आर्टिकल 46 कहता है SC ST कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाया जाएगा, उनके लिए जो भी बुनियादी आवश्यकताएं होंगी सरकार उनको पूरा करेगी और जैसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास उनको किया जाएगा। आर्टिकल 47 कहता है नागरिकों को पोषक आहार दिया जाएगा और लोक व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जाएगा। सरकार के तहत नागरिकों को पोषक आहार दिया जाएगा और व्यवस्था और लोक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन और गठन, एक बार मैं नॉइस चेक कर लेती हूँ। चलिए आर्टिकल 48 कहता है कृषि पशुपालन का गठन, कृषि होगी पशुपालन का गठन किया जाएगा और जो दुधारू पशु है उनको नहीं मारा जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 48 ए कहता है, अच्छा यहाँ पे ये जो ए है, कैपिटल ए यहाँ पे है, कैपिटल बी यहाँ पे है, तो इसका मतलब होता है कैपिटल ए कैपिटल बी का मतलब होता है इनको बाद में संशोधित करके जोड़े गए, और जो स्मॉल ए होता है उसका मतलब होता है कि ये पहले से संविधान में मौजूद था, इनको क्लॉज सब क्लॉज के तहत जोड़ा गया था संविधान बनाते समय, और जो कैपिटल होता है उसका मीनिंग होता है कि इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, 48 ए पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण करता है। कहता है कि राज्य जो होगा वो क्या करेगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण करेगा। ठीक है। आर्टिकल 50 कहता है राज्य जो है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा। इससे क्या होगा कि न्यायपालिका के ऊपर सरकार का कोई भी दबाव नहीं रहेगा और वह निष्पक्ष तरीके से अपने फैसलों को, अपने निर्णयों को कर पाएगी। ठीक है। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मैंने कंटेंट को बहुत आसान भाषा में रखने का प्रयास किया और आसान भाषा में आपको समझाने का भी प्रयास किया। आई होप आप लोग इस क्लास को पढ़कर अपने एग्जाम के लिए कुछ बेनिफिट उठा पाएंगे और एग्जाम को क्रैक करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में।